हेलो दोस्तों, तो आप जान चुके होंगे कि आज की क्लास में हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि थंबनेल में जो भी कुछ हमें पढ़ाना है हम लोग थंबनेल में पहले से लगा चुके हैं कि आज की क्लास में आपको क्या मिलेगा। तो आज की क्लास में आपको मिलेगा क्लास 12th में जो हम लोग बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बिलियन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज हमें पढ़ना राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं, और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। इसमें फार्मूला भी आएगा और इस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल भी लगाना होगा। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है दोस्तों? इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी भाग का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कौन होता है? आंशिक दाब। जैसे हम थोड़ा सा डायग्राम की बात करें तो चलो डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये पात्र है कोई, ठीक है, ये पात्र है और इसका जो वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब ए है, ठीक है, वाष्प दाब पी ए का मतलब क्या होता है? प्रेशर, और ये पहला, ठीक है, पहला। यदि दूसरे की बात करें तो हमारे पास जो दूसरा पात्र है क्या है? हमारे पास जो दूसरा पात्र है तो बी है, तो इसका पी बी हो गया, क्या? वाष्प दाब। पी का मतलब प्रेशर, दाब, ठीक है। और यदि टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास एक ये बर्तन आएगा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि दोनों को मिलाकर रखेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास वाष्प दाब पी ए भी आएगा, और क्या आएगा? हमारे पास जो वाष्प दाब आएगा पी ए भी आएगा और पी बी भी आएगा, यानी दोनों वाष्प दाब आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो, समझिए ध्यान से, जो हमारा परिभाषा होता है विलयन के किसी भाग का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, कोई भी भाग ले लो, तो कोई भाग हमने पी ए लिया तो किसके समानुपाती होता है? वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के। तो मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज इसका है, हम मान लेते हैं मोल प्रभाज हमारा यक्स ए, ठीक है। जो ए हमारे पास पात्र था उसका मोल प्रभाज यक्स ए हो गया। जो बी हमारे पात्र है उसका मोल प्रभाज क्या हो गया? यक्स बी हो गया। तो इतना समझ में आया कि नहीं? आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये आपका क्या है? फार्मूला आ गया। अब इसके बाद आगे इसको और सॉल्व करेंगे। यदि प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नेतांक आता है। ये हमारे पास नेतांक आएगा पी ए बराबर पी ए शुद्ध। यहाँ पे जीरो हम किसी लगाए हैं क्योंकि ये शुद्ध वाष्प दाब है, ठीक है, शुद्ध वाष्प दाब है, और इंटू क्या आएगा? इंटू यक्स ए आएगा। तो ये हमारे पास ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे तो ये हमारे पास पी बी आएगा और यहाँ पे आएगा पी बी और यक्स ए। यहाँ पे नाट लगा, ये यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाट इसलिए लगा क्योंकि ये शुद्ध वाष्प दाब है। तो हमारे पास जो राउल्ट के नियम का सूत्र आ गया, ये वाला आ गया, क्योंकि ये जो वाष्प दाब होता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इतना आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है तो उस विलयन के आंशिक वाष्प दाब के आंशिक मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इतना आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ से आप इसको चित्र भी बना सकते हैं, फार्मूला भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसकी हम सीमाएं पढ़ते हैं। इसकी सीमाएं क्या होती हैं? इसकी सीमाएं क्या होती हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। एक परिभाषा यहाँ से हम और निकाल सकते हैं। एक परिभाषा देखो, इससे भी बना सकते हैं आप परिभाषा, इस सूत्र से भी कह सकते हैं किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब, ये वाष्प दाब है, किसी विलयन का वाष्प दाब उसके या उस विलयन के उसके शुद्ध वाष्प दाब, क्या? शुद्ध वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज, क्या कहेंगे? मोल प्रभाज किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर क्या होता है? बराबर होता है।
यहाँ से हम दूसरी परिभाषा भी निकाल सकते हैं, गुणनफल के बराबर हो। किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब के तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से ये भी परिभाषा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है इसी में राउल्ट के नियम की सीमाएं। और ये जो है एग्जाम में 100% आता है और इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है याद करके ही रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, राउल्ट की नियम की सीमाएं। पहली इसकी सीमा क्या है? यह केवल अवाष्पशील विद्युत अनवघट के तनु विलयनों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? वाष्पशील विद्युत अनवघट तनु विलयन, जो तनु विलयन होते हैं उन्हीं पर लागू होता है। जबकि दूसरा नंबर क्या है? ये केवल ऐसे विलयन पर लागू होता है जो विलयन विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। वह विलयन जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करता है उस पर लागू होता है, बाकी जो विलायक से अभिक्रिया कर लेता है उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? जो विद्युत अनवघट होता है विलयन में वियोजित होते ही, जैसे ही होते हैं वियोजित, जिसके कारण राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जिस विलयन में यानी विद्युत अनवघट विलयन में वियोजित होते हैं, क्या वियोजित होते हैं? विद्युत अनवघट विलयन वियोजित होते हैं, वहाँ पर ये राउल्ट का नियम जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, एग्जाम में केवल 2 ही पॉइंट आना है, तो आप जो है 2 पॉइंट याद कर सकते हैं, 3 पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमारा समाप्त होता है राउल्ट का नियम। हमने इसका फार्मूला भी पढ़ लिया, डायग्राम भी हमने, चित्र भी देख लिया, डिफिनेशन भी पढ़ लिया, इसकी नियम की सीमाएं भी पढ़ ली। अब इसके बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। देखिए, आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। सिंपल सा फंडा है, यदि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा आदर्श विलयन कहलाएगा, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन बोलते हैं। तो ये भी आप नोट कर पाएंगे तुरंत। आगे आएगा परासरण दाब, विसरण, और क्या आएगा? परासरण दाब, अणुसंघ गुणधर्म, ये क्वथनांक में उन्नयन, मोलन उन्नयन स्थिर, ये सारे टॉपिक आएंगे। तो आप जो है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। छोटा छोटा वीडियो है हमारा, तो इसको बारी बारी से देखते जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, और सब पूरे जो भी टॉपिक होगा सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक दोस्तों, जय हिंद।